Good morning, dear students. So in our today's lecture, we will study about the primary sedimentation tanks, right? In the previous lecture, we have studied about the primary treatment, right? And we have studied that in the primary treatment, basically the suspended solids, suspended organic solids are removed from the sewage, right? And this treatment is carried out in the tanks which are called as primary sedimentation tank. After that, we have studied about the different types of settling which takes place, which were of four types. And in the PST, that is primary sedimentation tank, basically type 1 settling or discrete settling take place, right? Now primary sedimentation tank simple आपके tanks होते हैं which may be of rectangular और circular shape, right? तो generally इनके जो shape होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, either it may be rectangular or it may be circular, and generally the rectangular type shape is generally more preferred, right? तो सिंपल आपके टैंक्स होते हैं जिसमें कि कुछ टाइम के लिए सीवेज को रखा जाता है, स्टिल रखा जाता है, राइट? एंड इस टाइम में क्या होगा, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं ऑर्गेनिक, वो क्या हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें स्टिल रखा है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये अपने वेट के चलते हुए नीचे सेटल हो जाएंगी, और जो बाकी सीवेज है, लिक्विड सीवेज, वो ऑर्गेनिक जो डिजोल्व इम्प्योरिटी है उसके साथ साथ आके पास हो जाएगा, राइट? तो अब तक हम सीवेज से फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी रिमूव कर सके हैं, राइट? अप टू प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, एंड देन इन प्राइमरी ट्रीटमेंट हम जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है लेकिन विच टाइप, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, उसको रिमूव करते हैं इन सेडिमेंटेशन टैंक्स में, राइट? बेसिकली ये जो टैंक्स होते हैं, राइट, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट्स, दे आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ suspended organic impurity, right? And generally they are designed for which type of discharge? So they are designed for both average and peak discharge, right? तो एवरेज डिस्चार्ज के लिए भी इन्हें डिजाइन किया जाता है और पीक डिस्चार्ज के लिए भी। इन दोनों में पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, राइट? एवरेज डिस्चार्ज को भी और पीक डिस्चार्ज को भी, और इसके बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे एरिया कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों में से जो ज्यादा एरिया देता है, बेसिकली उस एरिया को ही हम अडॉप्ट करते हैं फॉर द एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, राइट? नाउ बेसिकली सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में हम एज जस्ट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट सेमेस्टर आल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे भी सेम है कि जनरली इसमें जो सेटलिंग होती है दैट इज गवर्न बाय स्टोक्स लॉ। जो सेटलिंग होती है पार्टिकल की, दैट इज गवर्न बाय स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ अगर आपको ध्यान होगा कि स्टोक्स लॉ में जो होता है सेटलिंग वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज G/18 G-1 इंटू डी स्क्वायर बाय न्यू, ठीक है? तो ये हमारा स्टोक्स लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग सेटलिंग वेलोसिटी निकाली जाती है पार्टिकल की, राइट? तो जो सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें पार्टिकल जिस वेलोसिटी से सेटल करेंगे, सेटलिंग वेलोसिटी मतलब द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल इज सेटलिंग, वो हमारी किस लॉ से मिलती है? स्टोक्स लॉ से, राइट? तो सेडिमेंटेशन टैंक में जस्ट एज वी हैव स्टडीड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर ऑल्सो, वेस्ट वाटर में भी सेम है कि जो पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी होगी दैट विल बी गवर्न बाय द स्टोक्स लॉ। तो इस तरीके से आप स्टोक्स लॉ से सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल्स की निकाल सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट जिसको कि हम सरफेस लोडिंग भी कहते हैं, राइट? और सरफेस लोडिंग, या फिर इसको हम ओवरफ्लो वेलोसिटी भी कहते हैं। तो अगेन हम रिवाइज करते हैं, जस्ट हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि क्या होती है, ये होती है कि कितना डिस्चार्ज आप पर यूनिट टैंक का एरिया उसमें एक बारी में दे रहे हैं, यानी डिस्चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट? तो दिस इज जनरली डेजिग्नेटेड बाय वी नॉट, और ये होता है क्यू बाय एल बी, मतलब डिस्चार्ज दैट इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ द टैंक, क्यू बाय बी एल। दो टाइप के एरिया होते हैं जनरली आपके, एक होता है प्लान एरिया जिसको, जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि होता है ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो जो हमारा ओवरफ्लो वेलोसिटी में यानी सरफेस लोडिंग रेट में आता है, इससे आपको ध्यान रखना है कि सरफेस टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया आता है, राइट? इसी तरह जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब पानी जिस रेट से आगे ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट विड बी क्यू बाय बी एच। यहाँ पे जो एरिया आता है आपको ध्यान रखना ही होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ओवरफ्लो वेलोसिटी पूछिए तो दैट विल बी क्यू बाय बी एल, और जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी होती है वो होती है, क्योंकि फ्लो इंटायर क्रॉस सेक्शन में होता है, तो क्यू बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट?
तो ये सब कुछ टर्म्स थे। नाउ डिटेंशन टाइम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। तो डिटेंशन टाइम मतलब जितने टाइम के लिए हमने फ्लो को टैंक में स्टिल रखा है, दैट वुड बी डिफाइंड एज अवर डिटेंशन टाइम, राइट। अगर आपको याद होगा कि जितने टाइम के लिए हम उस फ्लो को उसमें स्टिल रख रहे हैं टैंक में, दैट वुड बी अवर डिटेंशन टाइम, जो कि जनरली इस केस में होता है 2 to 3 आवर्स। 2 to 3 आवर्स होता है प्लेन सेडिमेंटेशन के केस में, राइट। तो जनरली आपका सेडिमेंटेशन टैंक होता है। इसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ यही पॉइंट्स थे आपके कि ये रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप के होते हैं, जनरली रेक्टेंगुलर बीइंग मोस्ट प्रिफर्ड। देन इसका काम होता है सस्पेंडेड ऑर्गेनिक इंप्योरिटी को रिमूव करना। देन इट इज बीइंग डिजाइन फॉर बोथ द एवरेज एंड पीक डिस्चार्ज। इन दोनों में जो ज्यादा वैल्यू देते हैं एरिया की, उसी को हम अडॉप्ट करते हैं। देन जो पार्टिकल की सेटलिंग है टैंक में, वो गवर्न होती है अगेन स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला आपको दिखा गिवन है। देन जो सरफेस लोडिंग रेट है वो होता है Q बाय, ये जस्ट रिविजन है, हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब जितना हम सीवेज को अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द टैंक, दैट इज सरफेस ओवरफ्लो रेट, दैट इज Q बाय surface area, that is b into L. Then what is the horizontal velocity in the tank? Then that is obviously discharge by area होती है velocity, and which type of area? Cross sectional area, that is b into H. Then detention time means कितने टाइम के लिए वो फ्लो को हमने उसमें स्टिल रखा है, रोके रखा है, that would be our detention time. नाउ इसमें अगेन क्योंकि डिजाइनिंग में कई चीज आपको एज्यूम करनी होती है, तो अगेन अगर कभी सेडिमेंटेशन टैंक की डिजाइनिंग भी आती है एंड यू हैव टू एज्यूम सर्टेन थिंग्स, तो इसका हम एक डेटा बना लेते हैं। ये है ओवरफ्लो रेट, जस्ट हमने ग्रिड चैम्बर में पढ़ा था जैसे। ये है डिटेंशन टाइम इन आवर्स, ओवरफ्लो रेट है आपकी मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे में, राइट। देन है आपका फ्लो वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट, जनरल जो वैल्यू अडॉप्ट की जाती है, राइट। देन है आपका बी ब्रेड्थ इन मीटर, देन इज द एरिया, देन इज L बाय B का रेशियो कितना है, देन एफिशिएंसी ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स की कितने सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव होते हैं, देन एफिशिएंसी ऑफ BOD, राइट, इन परसेंटेज, दिस ऑल्सो इन परसेंटेज, कि ये कितना आपका रिमूव होता है, राइट। sorry this is H, that is height of the tank, not A, right, and that in meter, right। तो सपोज आपको कभी इन सारे पैरामीटर्स में किसी पैरामीटर को आपको एज्यूम करना है, राइट, तो क्या होगा, जो सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है, राइट, दैट वुड बी, अगर आप देखें एवरेज रेट, क्योंकि हमने पढ़ा है ये बोथ एवरेज और पीक दोनों के लिए डिजाइन होता है, तो जो एवरेज रेट है वो है 25 to 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, और जो पीक रेट है दैट इज 50 to 60। तो सपोज इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू विल एज्यूम दिस डेटा फ्रॉम दिस वैल्यू। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटेंशन टाइम, तो दैट इज एज आई हैव टोल्ड यू 2 to 3 आवर्स होता है जनरली, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी होती है 0.3 मीटर पर मिनट, जनरली जो अडॉप्ट करते हैं हम फ्लो वेलोसिटी टैंक्स में, उसकी वैल्यू होती है 0.3 मीटर पर मिनट। देन जो ब्रेड्थ है दैट इज अबाउट 5 to 6 मीटर हम एज्यूम करते हैं, एंड जो डेप्थ है वो होती है अराउंड 2.5 to 3.5 मीटर अगेन, ठीक है। देन लेंथ टू ब्रेड्थ रेशियो दैट वुड बी 4 to 5, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आपको क्वेश्चन में एक ही पैरामीटर गिवन रहता है और फिर आपको L/B रेशियो की जरूरत पड़ती है दूसरे पैरामीटर को निकालने के लिए। तो L/B जो लेंथ टू ब्रेड्थ रेशियो हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में अडॉप्ट करते होते हैं 4 to 5, इसका मतलब जो लेंथ होगी टैंक की वो ब्रेड्थ का 4 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ टू 5 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ के बीच में ही होगी, राइट। देन व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव, तो लगभग इससे 60 to 70% सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव हो जाते हैं, मतलब प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बाद जो सीवेज है उससे अबाउट 60 to 70% जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो रिमूव हो जाते हैं, इतनी इसकी एफिशिएंसी है। देन व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ BOD रिमूव्ड, तो दैट इज अबाउट 30 to 40%। इसका मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद अबाउट 30 to 40% BOD जो है इससे रिमूव हो जाती है। BOD रिमूव हो जाना मतलब जो सॉलिड्स थे जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है डिकम्पोज होने के लिए जिस इम्प्योरिटी का, वो इतनी रिमूव हो जाती है 30 to 40%, राइट। सो दिस वाज अबाउट द सेडिमेंटेशन टैंक। नाउ देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा सीवेज होता है उसमें जनरली हम सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन नहीं करते हैं। सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन क्या था, हमने पढ़ा था जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट में, कि इन ऑर्डर टू मेक द सेडिमेंटेशन इफेक्टिव, क्योंकि क्या होता है हम टैंक में वाटर को सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही स्टिल रख सकते हैं, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको देखो एफिशिएंसी सेडिमेंटेशन की कैसे बढ़ सकती है, ऐसे बढ़ सकती है कि हम बहुत देर तक के लिए सेडिमेंटेशन को वाटर को स्टिल रखें,
बहुत देर मतलब डिटेंशन टाइम हम बहुत ज्यादा अडॉप्ट करें, लेकिन क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट में एक लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज आता है या वाटर आता है ट्रीट होने के लिए, जिसकी वैल्यू होती है मिलियन लीटर्स में, और अगर हम सेडिमेंटेशन टैंक में सिर्फ कुछ वॉल्यूम ही एक बार में ट्रीट हो पाता है, तो अगर हम इतना लंबा डिटेंशन टाइम लेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो क्या होगा, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या वेस्ट वाटर ट्रीट होने के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब हम सेडिमेंटेशन को, डिटेंशन टाइम बढ़ा के तो इफेक्टिव नहीं बना सकते ट्रीटमेंट प्लांट्स में। तो हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे सर्टेन सब्सटेंस होते हैं जो कि इम्प्योरिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बहुत बड़े साइज के पार्टिकल बनाते हैं, और क्योंकि बड़े साइज के पार्टिकल कम टाइम में भी सेटल हो सकते हैं जल्दी से, तो इस तरीके से हम अपने सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। और इन सब्सटेंस को हम कहते थे कोगुलेंट्स। तो जिसको कि हमने पढ़ा था कि जो टाइप 2 सेटलिंग होती है, यानी सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, जिसमें कि पार्टिकल अपना शेप और साइज चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? ये कोगुलेंट्स में अट्रैक्ट होके अपना शेप और साइज चेंज करते हैं। तो जनरली वाटर में तो ये हम कोगुलेशन अडॉप्ट करते हैं, राइट। वाटर में जनरली एलम जो है, जो हमने कोगुलेंट्स पढ़े थे डिफरेंट कोगुलेंट, उनमें एलम जनरली यूज किया जाता है। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन जनरली अवॉइड किया जाता है। बहुत कम सिचुएशंस में हम उसे अडॉप्ट करते हैं। जनरली इसे अवॉइड किया जाता है, इसके पीछे रीजन ये है that the chemicals which are added during coagulation, they inhibit the growth of microorganisms required for the biological treatment। इसका मतलब है, देखो अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद कौन सा ट्रीटमेंट होगा? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इन दैट ट्रीटमेंट द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इज डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ये जो कोगुलेंट्स होते हैं, अगर हम इसको ऐड कर देंगे वेस्ट वाटर में, तो इन कोगुलेंट्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ये रोक देते हैं, उनको अच्छे से ग्रो नहीं होने देते। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो जो हमारा मेन ट्रीटमेंट है सीवेज का, दैट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो दैट इज वाई जनरली कोगुलेंट्स को नहीं ऐड किया जाता, बिकॉज दे inhibit the growth of the microorganisms which are required for the biological treatment। पहला रीजन तो ये है। सेकेंड रीजन ये है कि क्या होता है कि कोगुलेंट इस डो इतनी अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि सीवेज एज कंपेयर टू वाटर बहुत ज्यादा इम्प्योर होता है, राइट। तो वाटर में तो कम डोज ऑफ कोगुलेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन क्योंकि सीवेज बहुत ज्यादा इम्प्योर होता है, तो उसमें जो कोगुलेंट की डोज रिक्वायर्ड है वो ज्यादा होती है। तो कंपैरेटिवली प्रोसेस कॉस्टली भी हमें प्रूव हो जाता है। एंड द थर्ड रीजन इज दैट वॉल्यूम ऑफ स्लज जनरेटेड आफ्टर कोगुलेशन is increased significantly which makes the treatment of the sludge costly। इसका मतलब ये देखो, जब भी क्या होता है, हम सेडिमेंटेशन करते हैं, तो जो इम्प्योरिटी सेटल होती है, राइट, तो उस इम्प्योरिटी सेटल्ड इम्प्योरिटी को हम डायरेक्टली नहीं डिस्पोज करते, उसको भी ट्रीट किया जाता है, राइट। देखो आगे जो सीवेज पास हो रहा है, लिक्विड सीवेज, वो तो आपका आगे प्रोसेस में ट्रीट होगा, लेकिन ये जो इम्प्योरिटी सेटल हो गई, ये तो अभी भी इम्प्योरिटी है, इसको भी हमने डिकम्पोज नहीं किया गया है। तो इस इम्प्योरिटी को बेसिकली हम क्या कहते हैं? स्लज कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम डायरेक्टली कहीं पे डिस्पोज नहीं करते, इसको भी ट्रीट किया जाता है, जिसको हम स्लज कहते हैं। तो अगर हम कोगुलेंट्स यूज करते हैं वेस्ट वाटर में, तो जो स्लज जनरेट होता है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। वॉल्यूम ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि कोगुलेंट सेडिमेंटेशन को बढ़ा देंगे, तो जो स्लज डिपॉजिट होगा एज कंपेयर टू प्लेन सेडिमेंटेशन, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। अब इस स्लज को भी हमें ट्रीट करने की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट भी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट होता है स्लज का, तो उसका ट्रीटमेंट भी हमें कॉस्टली पड़ता है। तो इन शॉर्ट, कोगुलेंट ऐड करने पे हमें प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है, और फिर उसमें हमें बहुत ज्यादा ये यूनिट्स भी अप्लाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्लज बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट हो रहा है। और दूसरा, हमारे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी भी कम होगी, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है। तो दैट इज वाई somebody asked you that whether coagulation with sedimentation is carried out in the treatment of wastewater, तो generally it is not carried out, it is being carried out in special cases, जैसे जहाँ पे कि अमाउंट ट्रीट होना है सीवेज का वो कम है, फॉर एग्जाम्पल इन हिली एरियाज, तो जहाँ पे सीवेज का अमाउंट जो है जनरेटेड वो कम है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। बट जहाँ पे हैवी वॉल्यूम ऑफ सीवेज आ रहा है ट्रीट होने के लिए, देयर जनरली कोगुलेंट्स आर नॉट यूज्ड। So this was all about your primary sedimentation tanks. Now in the next lecture we will study about the biological treatment. If there is any doubt you may ask me. Thank you.